34 बरस का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। सन 1987 में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में सेमीफाइनल के दौरान स्टीव वॉ की इनिंग्स हो या 1999 में लॉर्ड्स के फाइनल में शेन वॉर्न की घूमती गेंदें, 2010 के सेमीफाइनल में सेंट लूसिया में माइक हसी के नाकाबिल यकीन छक्के हों या फिर 2015 में एडिलेड में होने वाले क्वार्टर फाइनल के दौरान स्टीवन स्मिथ की पुरसुकून मौजूदगी। इन तमाम नॉकआउट मरहलों में पाकिस्तान का सामना एक ऐसे हरीफ से था जो जहनी एतबार से बेहद मजबूत था, लेकिन इन चारों मरतबा टीम पाकिस्तान में थे बड़े बड़े नाम। इस बार की टीम का फर्क है ये कि भले से नाम ना हो बड़े, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। भारत से ना जीतने की रवायत तोड़ने वाली टीम इस बार ऑस्ट्रेलिया से हारने की रवायत भी बदलेगी। कौम को है पूरा यकीन, क्योंकि टीम पाकिस्तान ने यूएई में अब तक 16 लगातार मुकाबले अपने नाम किए हैं। आखिरी बार पाकिस्तान नवंबर 2015 में इंग्लैंड से हारा था, वो भी सुपर ओवर में, यानी यूएई में हम 6 साल से नाकाबिले शिकस्त हैं। तो टीम ग्रीन आज पूरी की पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरने जा रही है। कप्तान बाबर भी फिट हैं और जो खबरें आ रही थी कि थोड़ा बहुत बुखार है, तो बुखार भी अब आर पार है। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी बूम बूम शाहिद खान अफरीदी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एक बहुत तगड़ा मैच और अच्छी खबर ये है कि मलिक भी इन्फॉर्म है और रिजवान भी आ चुके हैं। एंड व्हाट अ ग्रेट सीन टू सी कि शाहिद भाई आपने भी जो है वो टीम ग्रीन की शर्ट पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, वालेकुम सलाम। बड़ा मैच है, नो डाउट, बड़ी टीम के ख़िलाफ़ है। एक बहुत ही अच्छे मैच की तवक्को है इंशाल्लाह। जिस तरह चलती हुई आई ये टीम पहले मैच से लेकर अगेंस्ट इंडिया से लेकर अभी तक पांचों मैचेस अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू जीते। छठा मैच बड़ी टीम से। मेरे लिए तो आज ही फाइनल है, ठीक है ना, मेरे लिए आज फाइनल है। और ये बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए कि वो फाइनल क्वालिफाई करती है वर्ल्ड कप में। इतनी सारी टीमों के बीच में से वो वर्ल्ड कप के लिए खेलती है, फाइनल खेलती है उसका। तो मेरे लिए तो आज ही फाइनल है। शाहिद भाई, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो मेंटल टफनेस है? बिकॉज हमने अपने इंट्रो में जिक्र किया 88 में हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त थी, 99 में तो हमारी वो ड्रीम टीम थी, और इसके अलावा भी 2010 की जो टीम जिसकी आप कैप्टनसी कर रहे थे, ये वो टीम थी कि जो हमारी T20 ग्रेट थी। हम 2009 से जीत के आ रहे थे, लेकिन उस जीत ने हमें बहुत ज़्यादा डेंट किया। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपकी मेंटल टफनेस है इस टीम में? गो के आप अगर नाम लेना शुरू करें, वसीम अकरम लेजेंड, वकार यूनुस लेजेंड, शाहिद अफरीदी लेजेंड, ये वाली लेजेंडरी वाली चीज़ें अभी तक इस टीम में नहीं आई हैं। लेकिन इन नॉट सो बड़े नेम्स ने वो मेंटल टफनेस और जो मेंटल फिटनेस लेकर आए हैं, जो कि बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी नज़र आती है। आपको उनमें कहीं जिटरनेस नज़र नहीं आती है। उनसे सवाल किया जाता है इसको चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे, वो सीधे कहते हैं नहीं जी, मैं अपनी टीम के साथ सीधा सीधा जा रहा हूँ। तो ये मेंटल टफनेस जो है ये आज बड़ी काम आने वाली है। देखें, ये जो जितने भी आपने नाम बताए हैं बड़े, ये अगर आप वो सारी टीमों के नामों को ले लें इस वक्त, तो मेरे ख्याल में ये नाम हुआ करते थे। अब वो नाम किसी भी टीम में उतने नहीं है जितने, अगर आप देखें तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम थी तो क्या नाम होते थे, बड़े बड़े नाम, मैच विनर्स होते थे, उसमें भी नहीं है। पाकिस्तान उस फेज से गुजर रहा है कि ऐसे प्लेयर्स, ऐसे नाम हैं जो कि सलाहियत रखते हैं बड़े नाम बनाने की, ठीक है। कुछ आध हैं माशाल्लाह से, कुछ आध ऐसे प्लेयर लाइन में खड़े हैं जो बड़े नाम बनाएंगे इंशाल्लाह। और वो चीज़ बनती है आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से। बहुत जब आप मैच विनर कहलाना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप नाम बना रहे हैं अपना। तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हर एक को पसंद आती है, याद रहती है लोगों को कि यार इसने ये मैच जितवाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंटल टफनेस तो है ही। वो देखें, अगर आप फिज़िकली तगड़े हैं, फिज़िकली फिट हैं, तो आपका माइंड उस हिसाब से काम करेगा। ये नहीं होता कि आप मेंटली तगड़े हैं और फिज़िकली आपके अंदर इंजरीज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप फिज़िकली फिट होंगे तब जाके आपका दिमाग भी काम करेगा। तो फिज़िकली अगर फिटनेस की बात की जाए तो दोनों टीमें फिज़िकली बहुत तगड़ी है, बहुत फिट है। आज का जो गेम है, जिस अंदाज से हमने इंडिया के ख़िलाफ़ यहाँ से खेला था, यहाँ से, तो ये मैच भी यहीं से ही खेलना पड़ेगा इनको। ये सबको एक होके, और कोई नेगेटिव चीज़ छोटी सी भी अगर जहन में आ रही है उसको फ़ौरन डिलीट की जाए और पॉजिटिव फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, जब तक मैच ख़त्म ना हो, पॉजिटिव रहें।
शाहिद भाई, क्योंकि आप जो है वो एक बॉल पे एक छक्का मारने के आदी हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए और समझे कि यहाँ से बॉल आ रही है और आपने छक्का लगाना है, यानी कि वन वर्ड आंसर जो है आपने देना है। आज पाकिस्तान की तरफ से की बैट्समैन किसको देख रहे हैं? की बैट्समैन किसको देख रहा हूँ जी देखिए, बाबर आजम तो बैकबोन है। और एक मैं बात बताऊँ आपको, मैंने अपने करियर के अंदर बाबर आजम जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं देखा। उसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, वो कंसिस्टेंट वाहिद प्लेयर है जो इतने अरसे से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिए जा रहा है वो लड़का। तो वो तो उसका ज़ाहिर बात उसका नाम ठक करके फ़ौरन ही जहन में आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि बाबर के साथ रिजवान का ओपनिंग स्टैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज मोहम्मद रिजवान को रन करते हुए देखना चाहता हूँ। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़खर ज़मान को जो है ना वो इज़्ज़त दे। प्रेशर में है, रन नहीं हो रहे उससे, लेकिन इंशाल्लाह जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देने पे आए, फिर वो ये नहीं देखता कि कौन है, लेकिन इंशाल्लाह आज फ़खर ज़मान से मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देगा। ये थे आपके लिए आफरीदी, एक बॉल पे 3 छक्के उन्होंने लगा दिए हैं। इन्होंने बाबर और रिजवान और फ़खर का नाम ले लिया। शाहिद भाई, बॉलिंग में की बॉलर किसको देख रहे हैं? मैं नो डाउट शाहीन के साथ जाऊंगा। और शाहीन के साथ मैं चाह रहा हूं अगर किसी ने शाहीन के साथ मैच जितवाने की परफॉर्मेंस देनी है, या जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से मैच जीतेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पिनर्स का। और स्पिनर्स में शादाब के ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन शादाब का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और शायद भाई, यही अगर अब ज़रा दूसरी तरफ से भी हम देख लें, क्योंकि सिक्के के दो रुख हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ख़तरनाक बैट्समैन कौन होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर मैं ख़तरनाक बैट्समैन कहूँ तो आई थिंक ऊपर से तो वार्नर ख़तरनाक ही है, फिंच तगड़ा प्लेयर है, एंड देन मैक्सवेल। स्मिथ से वो परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, इसलिए कि स्मिथ जो है वो दुनिया के जो टॉप बैट्समैन हैं उसके अंदर स्मिथ का नाम आता है। लेट्स सी आखिर में बीच के ओवर में या पावर हिटिंग में मैक्सवेल क्या करता है वो। और बिल्कुल आखिर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो ख़तरा बॉलिंग में किसको देख रहे हैं? उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और फास्ट बॉलर है वो बहुत तगड़ा है। स्ट्राक बहुत तगड़ा बॉलर है, वो नए बॉल से उसको पता है कहाँ गेंद करनी है। वो ऐसा बॉलर है कि विकेट टेकर है। बिल्कुल सही है। इसी के साथ अदील अजहर भाई भी स्टूडियो में आ चुके हैं। अदील भाई, एक तो आपने प्रेडिक्शन आपकी दुरुस्त हो गई, न्यूजीलैंड। इससे पहले कि हम आपसे ये पूछें, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्वियसली क्या प्रेडिक्शन होने जा रही है, हेड टू हेड अगर हम प्लेयर्स देखें 1 to 11 पाकिस्तान के और 1 to 11 ऑस्ट्रेलिया के, और इनको अगर हम अब ज़रा कंपेयर करना शुरू करें, ओके पहले हम मैचेस देख लेते हैं। और पाकिस्तान जो है दोनों के मद्दे मुकाबिल आप देख सकते हैं अदील भाई, 13 पाकिस्तान जीत चुका है, 9 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहाँ पे तो हमारा बड़ा भारी है। और फैसल अगर इसको अगर इंटरेस्टिंग हमने ये कहा कि बैटिंग फर्स्ट हम कितने जीते, वो कितने जीते हैं, बैटिंग और बॉलिंग फर्स्ट हम कितने जीते, वो कितने जीते, ये बड़ा क्रूशियल और पिवटल होने जा रहा है। एब्सोल्युटली। और अगर इसका हम एक फर्दर कट और बना लें और वो यूएई के मैचेस की अगर हम बात करें, तो यूएई में तो पाकिस्तान ने वी हैव टोटली डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया। जो 8 मैचेस खेले गए हैं, इन 13 में से 8 मैचेस जो पाकिस्तान ने जीते हैं, 13 में से 6 मैचेस पाकिस्तान ने यूएई में जीते हैं, बल्कि एक मैच पाकिस्तान ने सुपर ओवर में भी जीता है इनके अगेंस्ट। यूएई की कंडीशंस पाकिस्तान को फेवर करती हैं और इंशाल्लाह वही चीज़ आज भी जो है पाकिस्तान के काम आएगी। ये हमने छोटा सा तकाबुल करने की कोशिश की है। अब तक की जो टीम है, जो कि प्रोबेबल्स तो यही होने जा रहे हैं। नाउ नंबर 1 नंबर 2 की जंग तो बिल्कुल इवनली पॉइज्ड है अदील भाई। यहाँ से दोनों ओपनर, वहाँ से दोनों ओपनर, दोनों परफॉर्म करके आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम फ़खर ज़मान को लेकर परेशान हैं, तो वो भी मिच मार्श को लेकर इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे। मिच मार्श ने अभी आखिरी कुछ मैचेस में तो रन स्कोर किए हैं। आई थिंक ही इज इन फॉर्म राइट नाउ। थोड़ी बहुत फॉर्म उसने जो है वो अपनी गेन कर ली है। मेरे ख्याल से उनके लिए मिच मार्श से ज़्यादा बड़ा जो परेशानी का सबब होगा फैसल, वो स्टीव स्मिथ की फॉर्म होगी। और मैंने आपको पहले भी और बार बार आई थिंक प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया है कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंड ग्रेट शेन वॉर्न जो है वो तो ये बात तक बोल चुके हैं कि गो फॉर एन एक्स्ट्रा, एश्टन एगार को लाने की बातें कर रहे हैं, ड्रॉपिंग स्टीव स्मिथ। ज़ाहिर है वॉर्न कह रहा है तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली। मैं और आप कहते तो शायद लोग कहते हैं यार क्या बातें कर रहे हो, स्टीव स्मिथ इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स इन द वर्ल्ड। तो मार्श से ज़्यादा मेरे ख्याल से उनके लिए स्टीव स्मिथ की फॉर्म जो है वो शायद ज़्यादा परेशानी का सबब होगी। शायद भाई, स्टीवन स्मिथ के ख़िलाफ़ आपने खेला है, ऑब्वियसली वो उनका एक बड़ा ख़राब सा पैच आया
वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ी, ये सारे मामलात, लेकिन उसके बाद उनका राइज़ बड़ा अच्छा आया। लेकिन जिस तरीके का वो स्टांस लेते हैं, मतलब एक तो होती है हाई बैकलिफ्ट और एक होती है सीधा बैकलिफ्ट, फिर वो उसके बाद क्रीज पे जो है वो सही सीधे खड़े भी नहीं होते, इधर से उधर होते रहते हैं। इस तरह का स्टांस और इस तरीके की जो मूवमेंट होती है क्रीज पे, क्या ये इन कंडीशंस में आपको लगता है कि ये सही रहती है या फिर यही चीज़ उनके लिए काम नहीं कर रही इस बार वर्ल्ड कप में? देखें, मेरे ख्याल में जो जितने भी ये इस तरह के प्लेयर्स हैं, इनके कट और पुल शॉट बहुत अच्छे होते हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने क्रिकेट वहाँ ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेली हुई है, तो वहाँ की कंडीशन पे अगर इनका देखा जाए और सब कॉन्टिनेंट में इनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो बहुत फ़र्क है। उसका जो बैटिंग स्टाइल है, उसमें आप कट और पुल अच्छी शॉट मारते हो। आगे के बॉल पे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो आगे के बॉल पे इतना मैंने उनको कंफर्टेबल नहीं देखा। वो उनके एक बैट्समैन थे, आई थिंक फिंच से मेरी बात भी हुई थी जब मैं वहाँ पे बिग बैश खेलने जा रहा था, तो उसने सचिन से बात की थी कि यार मुझसे यहाँ पे रन नहीं होते, ये सब कॉन्टिनेंट में क्या वजह। उसने कहा तुम लोग बहुत स्ट्रेट खड़े होते हो, तुम लोगों को थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के बॉल के ऊपर आने की ज़रूरत है। तो इसलिए कि सारी ज़िंदगी क्रिकेट उन्होंने वहाँ खेली हुई होती, वहाँ बॉल आता ही ऊपर है, तो मे बी ये प्रॉब्लम हो उसको। बाकी तो वो खुद अपना बेहतर कोच है। एब्सोल्युटली। ना अब मैं चाहूँगा एक बार फिर वो जो प्लेयर्स की जो हमने निकाली है ना ग्राफिक्स, ज़रा दोबारा हम चलाएं, और वो जो दोनों टीम्स हैं, हमने फर्स्ट 3 की तो बात कर ली है। टॉकिंग अबाउट द 4th पोजीशन, 4th पे हमारे पास हफीज़ आ रहे हैं और 4th पे हफीज़ जो है वो आके अच्छा कर रहे हैं, और ना जो 4th पे उनके पास आ रहे हैं दैट्स स्टीवन स्मिथ, जो कि थोड़ा सा उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं। लेकिन अब जब हम उसके नीचे जा रहे हैं तो जनाब आसिफ अली उसके बाद आ रहे हैं और उनके पास आ रहे हैं मैक्सवेल। अब इन दोनों की परफॉर्मेंस को, ठीक है ना, इन दोनों की परफॉर्मेंस को आप सॉरी शोएब मलिक जो है, शोएब मलिक ऊपर आ रहे हैं और वो ग्लेन मैक्सवेल। तो अगर इन दोनों का तकाबुल करें, शोएब मलिक आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं? शोएब मलिक ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। ये दोनों बहुत डिफरेंट स्टाइल के प्लेयर्स हैं। मैक्सवेल वुड नॉट स्टिक अराउंड और सिंगल डबल नहीं लेगा। शोएब मलिक के खेल की जो खास बात मुझे पसंद है वो ये, ही इज़ वेरी अडेप्टेबल। जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी वो वैसी क्रिकेट शोएब मलिक खेलना जानते हैं, विद टन्स ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात फैसल मैक्सवेल के बारे में बताते चलें। मैक्सवेल की जो करियर स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 150 के करीब है। वी ऑल नो दैट उनकी यूएई में आके स्ट्राइक रेट 100 के आसपास आ जाती है। इसका मतलब ये ही स्ट्रगल्स इन दिस विकेट्स, उसको यहाँ पे खेलने में प्रॉब्लम होती है। ही इज़ परफेक्टली क्रिएटेड टू प्ले इन दोस विकेट्स, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे बहुत रन्स करता है वो, लेकिन यूएई में ही स्ट्रगल्स। अगली पोजीशन पे अगर हम कर लें तो वो आसिफ अली हैं और वहाँ से मार्कस ट्वाइनस हैं। राइट। आसिफ अली के बारे में हम मतलब कि क्या ही बात करें, कितनी ही बात करें, लेकिन उस तरफ से ट्वाइनस की भी वो वाली परफॉर्मेंस अभी तक देखने में नहीं आ रही है। इस तकाबुल का मकसद ये था कि हमारी भी डीप डाउन बैटिंग जारी है, उनकी भी डीप डाउन बैटिंग जारी है, लेकिन उनकी हमारी बैटिंग टेस्ट हो चुकी है, उनकी डीप डाउन आके बैटिंग अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, और आई थिंक पाकिस्तान के लिए, जो भी पाकिस्तान की जो थिंक टैंक स्ट्रेटेजाइज कर रही होगी इस मैच को, वो यही चीज़ है कि अगर आपने उनके टॉप 3 से एक बार नीचे आ गए, आप मार्च के नीचे जहाँ आएंगे, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग हैज़ एक्चुअली स्ट्रगल्ड। जहाँ जहाँ इनका मिडल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है इन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, दे गॉट डेसिमेटेड, वहाँ तो बहुत बदतरीन शिकस्त हुई थी। इवन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दे हैड टू स्ट्रगल, इन्होंने स्ट्रगल किया था इनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान का मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर फॉर्म में है। खुदा ना खास्ता वो जो हमारा 8 for 2 सिनेरियो था, अगर वो हो भी जाता है तो हमारी में इतनी दम है और इतनी जान है कि उसके बावजूद पाकिस्तान कैन पुट अप अ गुड स्कोर। यही बात हम शाहिद भाई से पूछ लेते हैं। शाहिद भाई, हमारा मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर भी टेस्ट भी हुआ है और उसने सक्सेसफुल होकर भी दिखाया है। इसको कंपेयर करें, अगर हम ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर से मैक्सवेल से शुरू करें और नीचे तक आएँ तो स्टॉइनस भी आ गए, इतना अच्छा अभी तक खेलते हुए हमें नज़र नहीं आई है। डू यू थिंक कि हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से एज है? मेरे ख्याल में हमारी डेप्थ काफ़ी है बैटिंग में, तगड़े हैं, हिटर हैं। इवन कि आप आसिफ के बाद अगर आप देखें तो आप हसन अली है, शादाब है। हसन अली को लास्ट इनिंगों में अगर आपने देखे, बड़े छक्के मारे हैं उसने, बड़े मतलब वो एक ऐसा बैट्समैन है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये 1 2 3 छक्के जो है ना वो लगा के जाएगा। तो है हमारी डेप्थ ज़्यादा है। हमारी डेप्थ ज़्यादा है। अब जनाब अली, अब बॉलिंग की तरफ आते हैं।
ऑन पेपर अगर आप देखें तो ये बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा तगड़ी है अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बट कंडीशंस ने इसको शायद एक टूथलेस टाइगर बनाया हुआ है। डू यू एग्री विथ मी? मिचेल स्टार्क हो गए, वो शुरू की कंडीशंस में आएंगे, उनको परचेज मिला तो मिला, बहुत अच्छा, लेकिन जिस तरीके से बटलर ने उनका जो काम किया था ना, आई गेस अगर उस तरह की बॉलिंग होंगे तो फिर आज भी उनकी खैर नहीं है। देखिए बटलर के खेलने का स्टाइल ऐसे ही है, बहुत अटैकिंग क्रिकेट हम देख चुके हैं उनकी। अनफॉर्चुनेटली कर उनका ना चलना भी एक बड़ा इंग्लैंड के लिए सानिया से कम नहीं था, लेकिन मैं इनको टूथलेस तो बहरहाल करार नहीं दूंगा। द पेस बैटरी का पेस ट्रॉय का देखिए, इनको जो बहुत एडवांटेज जाता है वो जाता है इनको इनके एक्सपीरियंस का। लेकिन एक और भी बात याद रखिएगा, या जैम्पा हैज़ गॉट 11 विकेट्स, लेकिन वो 11 विकेट में से 5 उसने एक ही मैच में लिए हैं। हमें बाकी मैचेस में देखें तो वो 1-2 विकेट वाली बात है। येस, ही हैज़ बीन इकोनॉमिकल, लेकिन दीज गाइज आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। हम अगर स्टार्क की बात करें, कमिंस की बात करें और हेजलवुड की बात करें, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़बरदस्त करते हैं। किसी एक की नहीं चल रही होती बॉलिंग, दूसरा वो करता है। इन्होंने वेरिएशंस बहुत लेकर आए। अगर आप इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को बॉल करते हुए देखा हो, दे हैव रेड द पिच वेल। हमने जो इंग्लैंड का कल एक आज बात कर रहे थे कि शॉर्ट ऑफ द लेंथ पिच कर रहे हैं गेंदों को, एग्जैक्टली वही ऑस्ट्रेलियंस भी कर रहे हैं। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू दिस विकेट, बिकॉज याद रहे, अदर देन जैम्पा इनके पास कोई ख़ास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। मैक्सवेल इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बैटिंग में भी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बॉलिंग में भी परफॉर्म नहीं कर रहा। और सीरियसली स्पीकिंग, मैक्सवेल को भी वो इस उम्मीद में खिला रहे हैं कि किसी एक बड़े मैच में ये बंदा चल पड़ेगा। जिस तरह हम फ़खर के बारे में कह रहे हैं यार बड़े मैच का प्लेयर है, वरना फ़खर का जो रन है इनटू दिस, ही इज़ वेरी लकी टू बी इन द टीम। सेम गोज़ विद मैक्सवेल। सो इनके जो ये फास्ट बॉलर्स हैं, जाहिर है पाकिस्तान के लिए जो असल इम्तिहान होने वाला है यही होने वाला है। जैम्पा के 4 ओवर्स हैं, मुजीब समझ के खेल लेंगे हम इनको, लेकिन ये समझना कि उसके बाद हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली वो नहीं आने वाले जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जनाब शाहिद भाई, एक चीज़ हमने कल भी बात की, मेंटल फिटनेस और ये सारी चीज़ें। नाउ गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट, बिल्कुल ये बात ठीक है, और हम पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें नेगेटिव की तरफ ही जाती हैं कि 4 नॉकआउट्स थे और चारों बार हम नहीं जीत सके। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़, एक नहीं कई पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। एक तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि यूएई हमारी कंडीशन है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ यही है कि 6 साल हो गए हैं हम यूएई में नहीं हार रहे हैं। आखिरी बार हारे थे वो भी सुपर ओवर में इंग्लैंड के हाथों। तो रादर देन लुकिंग ये कि जी नॉकआउट में ऐसा हो गया वैसा हो गया, टीम मैनेजमेंट ने इस पॉजिटिव की तरफ देखा होगा कि हम यहाँ के बड़े खिलाड़ी हैं, जिसको कहते हैं ना गली मोहल्लों में बड़े लड़के ले आएंगे, हम यहाँ के बड़े लड़के, और हम 6 साल से यहाँ पे हारे नहीं हैं। तो ये फॉर्म जो है बरकरार रहेगी और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखें, टीम हमारी कॉन्फिडेंट है। काफ़ी अरसे से वर्ल्ड कप से पहले की अगर हमारी परफॉर्मेंसेस T20 की देखी जाए तो काफ़ी सारी टीमों के ख़िलाफ़ हम जीतते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे भी 5 के 5 मैच जीते हैं। टीम ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ सेमीफाइनल खेलेगी इंशाल्लाह। हर लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर लड़के से कोई हमें बहुत ज़्यादा वो परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हर लड़का करेगा, ऐसा होता नहीं। 1 आधा 2 प्लेयर ही करते हैं बड़ी परफॉर्मेंसेस, बाकी आगे अपने हिस्सा डालते हैं। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमारी टीम नज़र आएगी इंशाल्लाह, वो अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बड़ी टीम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। बस सिर्फ आज के मैच में दिमाग का तो खेल है ही है, लेकिन दलेरी अंदर से आएगी। और मैं समझता हूँ कि नो डाउट उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, जैसे पैट है, मिचेल्स हैं, ये तगड़े बॉलर हैं, तगड़ी बॉल करेंगे, पाकिस्तान को बैकफुट पे रखने की कोशिश करेंगे, अच्छे एरिया को हिट करते हैं ये लोग, पुराना बॉल बहुत तगड़े तरीके से हिट करते हैं। पाकिस्तान को ज़्यादातर ये बॉडी पे खिंचा हुआ बाउंसर्स वगैरह इस तरह की आज उनके बॉलर्स की जो है ना वो अपने प्लान्स के साथ आएंगे। शायद भाई, इमाद की हमने बहुत बात कर ली है। मैं चाहूँगा कि अब आप देखने वालों को बताएं कि मोहम्मद हफीज़ जब भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले हैं बॉलिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। खा वो 2007 वाला वर्ल्ड कप हो जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया से जीते तो उसमें भी हफीज़ ने बड़ा अच्छा बॉल किया था। तो हफीज़ को एज अ बॉलर आप कैसा रेट करते हैं? ये भी बताइए कि वो क्या चीज़ है उनमें जो एक लेफ़्ट हैंडर को उनके लिए बड़ा आसान कर देती है और लेफ़्ट हैंडर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाते हैं वो। देखिए, खब्बा बैट्समैन जब भी खेले, जैसे एक राइट हैंडर के लिए लेग स्पिनर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या लेफ्ट आर्म स्पिनर मुश्किल हो जाता है, इसी तरह लेफ्ट हैंडर के लिए ऑफ स्पिनर मुश्किल हो जाता है। और मोहम्मद हफीज़ जो है वो विकेट टू विकेट रखते हैं। मोहम्मद हफीज़ को ख़ुद भी नहीं पता होता कि कौन सा बॉल मेरा सीधा रहेगा या कौन सा टर्न होगा।
ये हकीकत में उसको भी नहीं पता। अगर आप पूछेंगे उसको नहीं पता होगा। वो सिर्फ इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि उसको, वो ख़तरनाक इसलिए क्योंकि उसको अपने ही नहीं पता कि मैं ये बॉल मेरा टर्न होगा कि नहीं होगा। उसकी कोशिश होती है कि वो विकेट टू विकेट गेन करे, थोड़ा सा बैट्समैन को दूर करे, बैट्समैन कट मारने जाए तो डंडा बीच में से या लेग भी फोर हो जाए या स्विप शॉट मारे। तो हफीज़ ने अपने आप को, हफीज़ का जो प्लान रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है। और हम जितनी दफ़ा भी मैचेस जीते हैं इस तरह की कंडीशन में, या साउथ अफ्रीका वगैरह जब हम जाते थे तो हमारे 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ था। सईद अजमल था मेरे साथ, मैं था और हफीज़ था। अगर फास्ट बॉलर अच्छा बॉल नहीं करते थे तो ये स्पिनर्स आके उनको पकड़ लेते थे। तो स्पिनर्स का गेम भी आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ख़ास तौर पे दुबई। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो है टॉस ना। शायद भाई बाबर का बड़ा इम्पेकेबल रिकॉर्ड है जब टॉस जीतने पे आ रहे हैं। आज टॉस जीतते हैं, क्या करना चाहिए दुबई की इस विकेट पे? अच्छा, क्या करना चाहिए तो खैर जो वहाँ पे टीम होती है, कप्तान, कोचेज़ वगैरह, मैनेजमेंट होती है, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। वेदर देखते हैं, हवा चल रही है नहीं चल रही, बाद में ड्यू फैक्टर होगा नहीं होगा, तो ये तो वहाँ का डिसीजन है। मैं और आप बैठ के अगर बात करें तो मैं तो हमेशा बड़े मैच में हमेशा पॉजिटिव कॉल ही होती है मेरी, और वो होती है बैटिंग करके एक अच्छा टोटल लगा देना स्कोर बोर्ड पे, एंड देन फिर वो सेकेंड इनिंग में प्रेशर होता है बैट्समैनों पे उसको चेस करने के लिए। आई थिंक डेफिनेट जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अभी इस टूर्नामेंट में काम कर रही है, बड़े मैचेस में टॉस जीत रहे हैं आप, पहले आप बॉलिंग करें और उसी का एडवांटेज लें, बिकॉज ड्यू एक रियलिटी है, इट हैज़ टू हैपन, सीज़न ऐसा है, ये चीज़ आएगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसका एडवांटेज लेना पड़ेगा। हफीज़ का भी जो जिक्र चल रहा था फैसल, हफीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखें इस टूर्नामेंट में हफीज़ को ना होने के बराबर यूटिलाइज़ किया गया एज़ फार एज़ द बॉलिंग इज़ कंसर्न। उसके पीछे रीज़न हफीज़ का बॉलिंग एक्शन है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट हैज़ बीन वेरी स्मार्ट कि हफीज़ को एक्सपोज ना करें, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इट विल बी रिपोर्टेड। और फिर आपको पता है जब रिपोर्ट कर दिया जाता है तो यू कैन नॉट बोल टिल द टाइम आपका वो बायोमेट्रिक वगैरह नहीं। तो अब बायोमैकेनिक नॉट बायोमेट्रिक एक्चुअली अब ये है कि यहाँ पे आके आई थिंक अब ये मैच ऐसा है, बिकॉज आज के मैच में इफ़ आज बॉलिंग कराने दें, ही डज दिस जॉब, कर दो रिपोर्ट जो करना है तुम्हें यार, ठीक है, मैच अपना वो कर चुके हैं। इसलिए हफीज़ को पाकिस्तान ने बहुत स्मार्ट, एज फार एज बॉलिंग इज़ कंसर्न, बहुत स्मार्टली यूज़ किया है। आई थिंक टॉस जीतता है, अल्लाह करे पाकिस्तान एक बार फिर से टॉस जीत जाए। बाबर एज यू सेड 80% माशाल्लाह उनका, ये तो किस्मत से ही टॉस आता है। जिस तरह इंडिया हारे जा रहा है, पाकिस्तान जीते जा रहा है, लेकिन 11 consecutive losses for Virat Kohli when it comes to toss. It's amazing, seriously. I mean, क्या किया जाए, वो कौन सा वो जादू मंत्र करेंगे जिसकी वजह से जीता, because it's all about luck. I mean, टॉस वाला। लेकिन I think Lala is right, absolutely. ज़ाहिर है टीम मैनेजमेंट डिसाइड, but we know the due will come. It has to happen. एक रियलिटी है मौसम की, ज़ाहिर है। Win the toss and I think they will opt to bowl first again. शाहिद भाई, एक चीज़ जो कि आपने ट्रांसमिशन के आगाज़ में ये कही थी कि हमारे यहाँ जो कोचेज़ होते हैं वो आते हैं और बजाय इसके कि जो हमारे प्लेयर का नेचुरल टैलेंट है उसके हिसाब से उस बंदे को पॉलिश करें, वो आके कहते हैं कि जी तुम रोक लो, या फिर तेज़ गेंदबाज अगर पीछे से आ रहा है, मेरी तरह खेलो, हाँ मेरी तरह खेलो, मैं खेलता था वैसे खेलो, हाँ, या फिर वो कहते तेज़ गेंदबाज पीछे से आ रहा है तो उसको कहते हैं नहीं तू रनअप छोटा कर ले। वो तेज़ गेंदबाज कह रहा है यार मैं ज़िंदगी भर पीछे से भागता आया हूँ, मैं अब कैसे रनअप छोटा कर लूँ, मैं छोटे रनअप से करा, मैं क्योंकि मैं छोटे रनअप से कराता था इसलिए तुम भी करा लो। आसिफ अली के इस सारे एपिसोड में क्या आपको लगता है कि यही गालिबन हुआ होगा? उनको शायद यही कहा जाता होगा कि यार प्लीज़ आप थोड़ा सा स्टे कर जाएं, क्योंकि जो उनका नेचुरल टैलेंट है, चाहे वो डोमेस्टिक में खेल रहे हो या इंटरनेशनल खेल रहे हो, उनका नेचुरल टैलेंट यही है कि वो बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं। कितना ज़रूरी हो जाता है एक कोच के लिए कि वो प्लेयर को बोले भाई जैसा खेल रहा है वैसे ही खेलना। ऑल्दो मैच की सिचुएशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये फैक्टर भी बड़ा ज़रूरी है। देखें, प्लेयर को जब आप देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी किस चीज़ पे आप सिलेक्ट करते हो, किस चीज़ पे आप टीम में लेके आते हो, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, जिसकी वजह से आप उसको सिलेक्ट करते हो। इसके लिए मैं ख़ास तौर पे मिसबाह हक को बड़ा क्रेडिट दूंगा इस बात पे, इसलिए कि मिसबाह इस लड़के को काफ़ी अरसे से लेके चला है। मिसबाह का बिलीव इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा था आसिफ पे, और आसिफ ने इसको मौके भी बहुत मिले, बहुत काफ़ी चांसेस मिले हैं इसको, लेकिन इसने बहुत कम जगह पे अपना आप दिखाया कि मैं इतना अच्छा हूँ। तो मेरे ख्याल में मिसबाह को इसका क्रेडिट लाजमी दूंगा, जिसकी वजह से आज हम बैठे हुए आसिफ की बातें कर रहे हैं, उसकी शॉटों की तारीफ़ें कर रहे हैं। देखिए, वो प्लेयर ऐसा है कि जिसे आप, वो ऐसा प्लेयर है कि वो आपके लिए वो एक तरीके से मैच विनर है आपका।
और उससे जो उम्मीद रखनी चाहिए वो यही रखनी चाहिए कि यार वो कम बॉलों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन करके दे, ठीक है ना। अब वो सिंगल या डबल से नहीं होगा, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है छक्के चौके मारने की। तो मेरे ख्याल में हर बंदे को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और कब अगर ऐसी पोजीशन में उसको भेजें कि जहाँ पे हमें जल्दी रन करने हैं तो उसकी पोजीशन हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। कोई फिक्स नंबर नहीं होता ऐसे प्लेयरों का, ज़रूरी है कि 6 नंबर पे खेले। कभी कभार आपको ओवर कम मिल जाते हैं तो आप चले जाते हो, कभी ज़्यादा ओवर में रन नहीं हो रहे होते हो तो आप पैड करा दो कि जाओ यार अपनी बैटिंग करके आओ, कम बॉल में हमें ज़्यादा रन करके दो। ऐसे प्लेयरों को सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है कि हमें आपका गेम पसंद है और हम आपसे ये काम चाह रहे हैं, दैट्स इट। उसके लिए क्रिकेट ईजी कर दी जाए। बिल्कुल। और शायद भाई, लेकिन अभी शायद आसिफ की पावर हिटिंग तो सबने देख ली है, लेकिन मैं तो ये कंपेयर भी नहीं कर रहा उनको एंड्रयू साइमंड से, लेकिन अगर रखा जाए उनको सेम पोजीशन पे आते थे। साइमंड आपको याद होगा 2003 में 5 विकेटें गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया की, उधर आके बंदे ने अपना कलर ही बदल लिया और कलर बदलने के बाद ही स्टेड ऑन द विकेट। हालांकि उनके हाथ में था, वो एक आधा उधर उधर मार के तीसरी बॉल में वापस आ जाते, लेकिन नहीं। तो ये वाली मैच्योरिटी आने में कितना वक्त लगेगा, कितना अरसा लगेगा, क्या कहते हैं आप? देखिए डिपेंड करता है कि कितना आप टाइम दे रहे हैं। आप सिचुएशन को, स्मार्ट क्रिकेट को रीड करना, पिच को रीड करना या मैच की सिचुएशन को रीड करना, ये क्रिकेट है, ये प्रोफेशनलिज्म है। एक हो ना कि सिर्फ जेन्युइन बैट्समैन, एक हो हमारे टाइप का या रज़ाक के टाइप का कि चलो बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, वो उसके पास सिर्फ है ही बैटिंग, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में कोशिश करे अपने नंबर को ऊपर ज़्यादा बॉलें खेले, ज़्यादा बॉलें खेलने के बाद उसकी जो हिटिंग है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको अडॉप्ट करे, उसको अपनी बैटिंग के अंदर चेंज लेके आए। तो मेरे ख्याल में यही एक उसके लिए एक है लर्निंग प्रोसेस गुजर रहा है। इसमें से वक्त के साथ जितनी क्रिकेट खेलेगा, जितने मैचेस खेलेगा, वो चीज़ों को कितना क्विक लर्नर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एब्सोल्युटली। और यही आज हम एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आसिफ का दूसरा रंग भी हमें देखने में आए। खैर आगे बढ़ते, चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा वो भी बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, इस टीम को हराना इम्पॉसिबल है। बाबर आजम अच्छे अंदाज में क़यादत कर रहे हैं, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शिकस्त से नहीं डर रहा और इसी ब्रांड की क्रिकेट भी हमें खेलनी है। रमीज़ राजा ने क्या कहा सुनते हैं। यानी कि रमीज़ भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मैच है बड़ा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंकशाफ। साबिक कप्तान इंजमामुल हक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम के साबिक कोच बॉब वुलमर कलमा पढ़ चुके थे। बॉब वुलमर ने पूछा था कि मुसलमान कैसे होते हैं, जिसके बाद उनको बताया गया कि वज़ू करके कलमा पढ़ते हैं। इंजमाम ने ये तहलका खेज बात की, आपको सुनवा देते हैं पहले। तो इंजमाम का ये बड़ा बयान, और उस वक्त के खिलाड़ियों में शायद अफरीदी भी थे कि जो बॉब वुलमर की कोचिंग के अंदर खेल चुके थे। शायद भाई ये जो वाक़या बताया है इंजी भाई ने, आपने वुलमर को इस तरह का कभी पाया, उनकी इंक्लिनेशन इस तरफ देखी? अच्छा, ये बयान इंजी भाई की तरफ से है, लेकिन मैंने कभी मतलब इससे पहले नहीं सुनी ये बात। ये अब इंजी भाई ने जो बात की है मैं अब सुन रहा हूँ, क्या पता हो उनके सामने ये बात हुई भी हो। लेकिन बॉब वुलमर का ये था कि एक हम टीम के अंदर एक जैसे बाप का रोल होता है, तो उसने हमेशा बाप के रोल के तरीके से हमारी कोचिंग की है। और बॉब वुलमर काफ़ी सारा दीन के, इसलिए कि हम सारी 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे, सब जमा होते थे, तो पूछता रहता था, बहुत शौक़ से पूछता रहता था, तुम्हारा दीन क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। वो हर सवालात बहुत करता था। मुशी भाई लोगों के साथ ज़्यादा बैठे रहता था, टाइम गुजारा करता था, तो मुशी भाई उन्हें दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में बताते रहते थे। लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता जो इंजी भाई ये बात कर रहे हैं। ओके। और सिर्फ एक चीज़ ये, टिल डेट क्या बॉब वुलमर को आप बेस्ट कोच कहेंगे पाकिस्तान का? वन ऑफ द बेस्ट। ओके।
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब बात करेंगे आज के मैच की। आदिल भाई, कुछ ही देर बाद जो है वो टॉस हो जाएगा 6:30 पे। हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आज लगाई हुई हैं अपने खिलाड़ियों से, लेकिन ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होगा? उनको कहा यही गया होगा कि जी जिस तरह आप नॉर्मल कर रहे हैं उसी तरह नॉर्मल लेके चलें। एक तो होता है ना कि या तो टीम को बहुत हल्का लेना, दूसरी माइंडसेट ये भी होता है माय गॉड ये कौन आ रहे खेलने, वो टीम को अपने ऊपर हवा बना देना। तो आई गेस बाबर एंड कंपनी वुड बी गोइंग, बिल्कुल सेमीफाइनल भी है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से इसको वो लेके चलेंगे? वैसे अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने जब इंडिया को मैच हराया था और हमने पोस्ट मैच शो किया था, मैंने लाला से ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा चुका है, हम एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में मौजूद हैं, हम एक अननोन टेरिटरी में हैं, उनका क्या इस वक्त माइंडसेट, उनको ज़मीन पर कैसे लाना होगा। तो उस वक्त भी शायद ने कहा था कि ये एक चैलेंज होता है खिलाड़ियों को ज़मीन पर लेकर आना। देखिए, लेकिन पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड के साथ खेला, हमने देखा कि दे स्टार्टेड अ फ्रेश, येस द बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस वाज देयर। ये बात याद रहे, पाकिस्तान के मैचेस शेड्यूल कुछ इस तरह हुए हैं कि हमें आखिर के जो 2 मैचेस मिले हैं वो निस्बतन हल्के मैचेस मिले। हमने टोटली डेसिमेट तो तबाह तो नहीं किया उन टीमों को, लेकिन फिर भी ये मैचेस हल्के थे। दैट वी न्यू कि थोड़ी मुश्किल होगी, आसान होगा, लेकिन मैच इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। टीम मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर आती है। एंड यार इस वक्त जो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, उनके केक खा के सेलिब्रेट करना, वैसे वो तो बड़ी लेजेंडरी सेलिब्रेशन अब बन चुकी है पाकिस्तान। रोज ही केक खा रहे हैं, केक पे केक, रोज किसी की सालगिरह आ रही है, रोज ही केक खा रहे हैं। बड़ी मजेदार बात की है ना कि ये विराट कोहली बेचारा देख के क्या सोचता होगा कि यार मैं 10 साल से क्या डाइट ले रहा हूँ और ये एक हफ्ते में 8 केक खा के बैठी हुई टीम है जो कि हमें ऐसे हरा के चली गई है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट आज भी पाकिस्तान टीम की जो आपको बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, सी दीज गाइज आर ऑन अ मिशन। रिमेंबर, कॉर्नर टीम, वर्ल्ड कप से पहले क्या क्या हमारे साथ नहीं हुआ, उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, हम जैसे फैंस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये कामयाबी, वर्ल्ड कप जीत कर आना हमारे मोटिवेशन और मोराल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दे आर सो प्रिविलेज। पाकिस्तान में हर बच्चा जब पैदा होता है, पहली बार जब वो बैट पकड़ता है, ही वांट्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दीज आर द 11 पीपल, ये वो 11 लोग हैं जिनके पीछे 22 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आज जब ये टीम नज़र आएगी हमें, they will play with the same confidence। 11 की आपने बात की, आज तारीख भी 11, महीना भी 11, लड़के भी 11, 11-11, इसका मतलब नेल्सन। अच्छा शाहिद भाई, ये एक चीज़ होती है, कुछ सुपरस्टिशंस जुड़ी होती हैं हर खिलाड़ी के साथ। हमने देखा स्टीव वॉ जो थे वो अपने पॉकेट में रुमाल लेके खेलते थे। चंदर पॉल आता था, वो पहले निकालता था बेल्स, और बेल्स को फिर वो पता नहीं वो ठोक के क्या करते थे, उस पर क्या पढ़ते थे और फिर वो खेलते थे। हमारे खिलाड़ियों के साथ भी है ऐसा? हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या सुपरस्टिशंस जुड़ी हैं? और आपके साथ ऐसी कोई चीज़ है, कोई ऐसी आदत थी बैटिंग से पहले? नहीं, मैं कभी भी इस तरह की आदत नहीं रही। बहुत सारों को करते हुए देखा मैंने, पाकिस्तान टीम में भी देखा है कि इसलिए कि आपके पास 7-8 बैट पड़े हुए होते हैं, ग्लव्स के पेयर्स काफ़ी पड़े हुए होते हैं, तो जिस मैच में आपने रन किए हुए होते हैं, मैंने प्लेयरों को देखा है कि वही बैट या वही ग्लव्स यूज़ करते हैं, वो चेंज नहीं करते। तो ऐसे टोटके मैंने प्लेयरों के देखे हैं। हाँ, लेकिन आज का टोटका यही है भैया कि ग्राउंड में जाओ, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलो, जो कि शाहिद भाई ने ट्वीट भी कर दिया है और वो ट्वीट भी बड़ा पॉजिटिव है। तो थैंक यू शाहिद भाई, आपसे हम 11 बजे दोबारा मुलाकात करेंगे। आपसे तो होगी अभी 6:30 बजे मुलाकात, अदील भाई भी होंगे हमारे साथ। उस वक्त हो रहा होगा टॉस, तो उस वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।